कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हुआ। तो ओवरऑल जो चीजें थी उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था। ये जो जुलाई से लेकर नवंबर तक का पीरियड है, इसमें हुकूमत का ये ख्याल था कि 1400 अरब रुपए के जो ओवरऑल पूरे साल के लिए टैक्स मेजर्स दिए गए थे, इसमें 491 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो वसूल हो जाएंगे। ये सिर्फ मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूं, बाकी इन्फोर्समेंट और जो नेचुरल ग्रोथ होती है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। 491 अरब रुपए के टैक्सेस इकट्ठे हो जाएंगे 5 माह में। एक्चुअली जो इनको टैक्स मिला है पॉलिसी मेजर से, वो सिर्फ मिला है इनको 143 अरब रुपया, को 348 अरब या 71% इनके एस्टिमेट से कम टैक्स में। पाकिस्तान के जो टैक्स कलेक्शन के अहदाफ मुकर्रर होते हैं ना, कोई साइंटिफिक उसके पीछे वर्किंग नहीं होती। लेकिन जब आप नंबर्स की तरफ देखते हैं, फॉर एग्जांपल जो मंथली भी टारगेट है 1373.5 अरब, तो मतलब वो इशारिये के बाद भी, डिजिट के बाद भी उन्होंने लिखा होता है कि इनको पता है कि इससे कितना रेवेन्यू आना है इस महीने में। इस तरह की नंबर्स में इस तरह रिफ्लेक्शन हो रही होती है। जब टारगेट मुकर्रर हो रहे होते हैं, कुछ एजम्पशंस होती हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। 5 माह के नंबर्स तो शहबाज हमारे पास आ गए हैं। तो ये जो 1.4 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट था एडिशनल जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगे, तो क्या गवर्नमेंट जो है इन लाइन है एटलीस्ट ये जो 1400 अरब रुपए का टारगेट है इसको अचीव करने के लिए? ओवरऑल टारगेट तो चले छोड़ दें भले। जब पाकिस्तान के जो टैक्स कलेक्शन के अहदाफ मुकर्रर होते हैं ना, कोई साइंटिफिक उसके पीछे वर्किंग नहीं होती। लेकिन जब आप नंबर्स की तरफ देखते हैं, फॉर एग्जांपल जो मंथली भी टारगेट है 1373.5 अरब, तो मतलब वो इशारिये के बाद भी, डिजिट के बाद भी उन्होंने लिखा होता है कि इनको पता है कि इससे कितना रेवेन्यू आना है इस महीने में। इस तरह की नंबर्स में इस तरह रिफ्लेक्शन हो रही होती है। जब टारगेट मुकर्रर हो रहे होते हैं, कुछ एजम्पशंस होती हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हुआ। तो ओवरऑल जो चीजें थी उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था। इस तरह की खबर मैंने कम से कम बहुत कम की है कि जब बजट का एक अनाउंसमेंट आती है और बजट में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जी कि हम ताजरों से इतने 100 अरब ले लेंगे, हम रियल एस्टेट सेक्टर से इतने 100 अरब रुपया ले लेंगे और इस दफा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 1400 अरब रुपए के डायरेक्ट जो इन्होंने मैयर्स दिए थे, जिसमें इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के, कस्टम के इतने ज्यादा नहीं थे। और इनका यह ख्याल था कि ये 1400 अरब रुपए की बेस के ऊपर तकरीबन 12,970 अरब रुपए की टोटल कलेक्शन होगी। अभी 5 माह का जो आपको पता है ऑलरेडी शॉर्टफॉल आ चुका 340 अरब। या तो ये जो एस्टिमेट्स होते हैं वो गलत होते हैं और उनका मकसद ये होता है कि IMF को डिसीव करना। फॉर एग्जांपल आपकी एक रिक्वायरमेंट है जी कि आपने 300 अरब के डायरेक्ट रेवेन्यू मेजर्स लेने हैं, तो आपकी एक्चुअल जो वहां से कलेक्शन आ सकती है हो सकता है 20 अरब रुपया हो और IMF को बता दिया कि नहीं यहां से हम 50 अरब रुपया ले लेंगे। तो इस किस्म की भी चीज। ये जो जुलाई से लेकर नवंबर तक का पीरियड है, इसमें हुकूमत का ये ख्याल था कि 1400 अरब रुपए के जो ओवरऑल पूरे साल के लिए टैक्स मेजर्स दिए गए थे, इसमें 491 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो वसूल हो जाएंगे। ये सिर्फ मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूं, बाकी इन्फोर्समेंट और जो नेचुरल ग्रोथ होती है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। 491 अरब रुपए के टैक्सेस इकट्ठे हो जाएंगे 5 माह में। एक्चुअली जो इनको टैक्स मिला है पॉलिसी मेजर से, वो सिर्फ मिला है इनको 143 अरब रुपया, को 348 अरब या 71% इनके एस्टिमेट से कम टैक्स मिला। जो मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने जो मेजर्स दिए थे इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के, और जिस तरह के इकदाम लिए गए वो भी आपको पता है कि बच्चों का दूध नहीं छोड़ा, लोगों की तनख्वाहों के ऊपर बेतहाशा इन्होंने टैक्स लगा दिया, सीमेंट के रेट्स बढ़ा दिए, उसके ऊपर जो FED की थी वो डबल कर दी, घरों की खरीदारी के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, मोबाइल का जो आपका जो मुख्तलिफ किस्म के रेट्स हैं, मोबाइल ऑयल है उसकी लुब्रिकेंट जो है वो उसके ऊपर इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, जहां पे GST ऑलरेडी लगा चुके थे। इसके बावजूद इनकम टैक्स की मद में जो इनका हदफ था उससे 150 अरब रुपए का कम इनको रिस्पॉन्स मिला है पॉलिसी मेजर से, सेल्स टैक्स का 85 अरब रुपए का और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का 113 अरब रुपए का। कामरान ये सारी चीजें कि कम 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 मिल रहा है। एक ऐसा सेक्टर है जहां से इनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा इनको पैसा मिला, वो आपको पता है कौन है? आप मुझे बता दें कहां से उनको? तनख्वाहदार तबका। अच्छा, तनख्वाहदार तबका जो जिसने 5 माह में 198 अरब रुपए का टैक्स दिया, वो जो 198 अरब है वो पिछले साल से तकरीबन 72 अरब रुपए ज्यादा है। ये जो 72 अरब रुपए इजाफी है ना सैलरीड क्लास से, मुझे FPR के जराये बता रहे थे कि उनकी एक्सपेक्टेशन से 20 अरब रुपए ज्यादा है। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की सैलरीड क्लास की कि जितना उनसे उनको निचोड़ना उससे ज्यादा निचोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक्ट सोर्स काटा जाता है। FBR का उसमें कोई रोल नहीं होता। एम्प्लॉयर जो है, चाहे वो गवर्नमेंट है खुद एम्प्लॉयर या प्राइवेट सेक्टर है,
एम्प्लॉयर खुद टैक्स काट के हुकूमत को दे रहा है, एफबीआर को दे रहा है, वहां पे जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। इसके मुकाबले में आप आ जाए रियल एस्टेट के ऊपर, आप आ जाए ताजरों के ऊपर, वहां पे इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ना होने के बराबर है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि हमारे यहाँ ज़रा टारगेट जब रखे जाते हैं तो आमतौर पर होमवर्क नहीं किया जाता, बाद में इनको याद आता है कि अच्छा ये काम भी करना था। तो इससे मुझे एक बात याद आ गई, मैं अभी जब चीन में था तो वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि चीन और पाकिस्तान के मिजाज में क्या फर्क है। जब वो कोई आपसे प्रपोजल लेके आते हैं ना तो हम लेट से पाकिस्तान अग्री कर लेते हैं, जब वो लेके आते हैं प्रपोजल तो वो पूरा प्रपोजल के पहले उन्होंने सारा होमवर्क किया होता है, सब कुछ आइडेंटिफाई किया होता है चीजें, वो उसकी फाइनल स्टेज होती है तब आपको प्रपोज करते हैं। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड क्या करता है, हमारा ये तरीकाकार है, हम फौरन एमओयू कर लेते हैं, जी ठीक हो गया। बाद में पता चलता है कि जो लेट से कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो पता लगता है कि जो जगह हमने आइडेंटिफाई की थी एमओयू के अंदर वहां पे तो दरिया है, हमें तो पता ही नहीं है। तो हमारा मिजाज वो है कि वो जो आप बात कर रहे हैं कि हम टारगेट तो रखे हमने, जो भी अच्छा होमवर्क किया होगा, पेपर वर्क तो अच्छा किया है, बट ये नहीं पता था कि कहां से ये जो है वो पैसा पूरा करना है। हाँ, ये बता दिया कि हाँ जी बड़ा जबरदस्त हमने 1400 अरब रुपए के एडिशनल। अच्छा, मैं आपको 2 एनेक्डोट सुनाता हूँ यहाँ पे, और इसकी वजह क्या है कि कलेक्शन कम हो रही है। एक तो नेचुरली जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी और आपकी जो एजम्पशंस जो है वो रॉन्ग होंगी, रियल एस्टेट सेक्टर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, आपका बिजनेस उस तरीके से नहीं चल रहे, तो उसका इंपैक्ट जो पॉलिसी मेजर्स के ऊपर आता है, दैट्स अ फैक्ट। दूसरा है इनका वीक इन्फोर्समेंट। जैसे ताजिर 2 स्कीम थी जिसका 3 माह में 10 अरब रुपया उनसे इजाफी लेना था, 6 माह में जो अभी दिसंबर में खत्म हो जाएगा उनसे गालिबन 23.5 अरब रुपया लेना है। अगर आपने वहां से लिया ही 20-25 लाख रुपया है, क्योंकि वहां पे इन्फोर्समेंट थी ना, वहां पे किसी के दरवाजे पे जाके दस्तक देनी थी, उनको रजिस्टर करना था, उनके अकाउंट्स चेक करने थे, वो आप नहीं कर सके। इन्होंने फिर जो ऑडिट खुद जो एफबीआर करता है लोगों का, उनकी बैलेंस शीट्स का, उनके रिटर्न्स का, उसमें जो इनकी कलेक्शन है थ्रू ऑडिट, कामरान साहब, वो 16% कम है पिछले साल से। इजाफा तो दूर की बात है, 31 अरब रुपया ऑडिट के जरिए इकट्ठा किया था पिछले साल 5 माह में, अब गया 26 अरब रुपया। ये है इनकी हालत। लेकिन अब वो जो एफबीआर के चेयरमैन है वो गाड़ियां तो दे रहे हैं ऑफिसर्स को, तो हो सकता है कि फर्क पड़े उससे। देखिए, इंसेंटिव गाड़ियां देने से वो शाम को ऑफिस टाइम के बाद अच्छी जगह पे जाके आ जाए, ऑफिस खाना अच्छी जगह पे खा लेंगे, घूम फिर लेंगे। 2 चीजें, एक तो ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है, हमने उसका प्रोग्राम भी किया था, तो आप उसको सपोर्ट करें। अगर कोई ये समझता है कि उनको गाड़ियां देने से टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाए, उस तरीके से नहीं होगी। जो आपने बात की थी ना तैयारी की, मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्यामिर बादशाह डैम प्रोजेक्ट है जिसकी पाकिस्तान फंडिंग तलाश कर रहा है बहुत अरसे से। हमने प्रोजेक्ट चाइना को भी ऑफर कर दिया, हमने वो प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया को भी ऑफर कर दिया, और इसी महीने में हमने वो प्रोजेक्ट रूस को भी ऑफर किया कि तुम लोग फंड कर दो आगे। मैंने किसी एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल को फोन किया, मैंने कहा यार फैसला कर लो, देना किन्नू है। उन्होंने कहा राना साहब दुकान है, पड़ा हुआ सौदा, जो मर्जी आके ये अप्रोच है। दूसरा, एमओयूज का बहुत ज्यादा शौक है हमारी हुकूमत को, गल्फ के बहुत ज्यादा विजिट्स प्राइम मिनिस्टर करते हैं, बड़ी बड़ी मुबारकबादें आती हैं, हमारे अखबारात में लीड स्टोरी लगती है जी इतने अरब डॉलर के एमओयूज हो गए। कतर के साथ पिछले को 5-7 साल में पाकिस्तान में 19 या 29 एमओयूज किए, चले 19 ले लेते हैं नंबर। अभी फिर हम कतर से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मेरे जराए बता रहे हैं कि एक मीटिंग के अंदर वो हायर लेवल की मीटिंग थी, उसमें हमारे जो कतर में इन्वेस्टर है, आप उनसे चेक कर लीजिएगा, उन्होंने कहीं हमारे यहाँ के लोगों का, मेरे ख्याल वो इन्वेस्टर ट्रांसफर हो चुके हैं वहां से, उन्होंने इनको कहा कि कतरी हमें ये कह रहे हैं कि आपने जो पहले पाइपलाइन के जो एमओयूज हैं उनके ऊपर आप बात करने को तैयार नहीं है, उनके ऊपर प्रोग्रेस नहीं है, आप हमारे पास नए एमओयूज लेके आगे करना चाहते हैं, हम इसका क्या करेंगे। तो ये हमारी अप्रोच है, यही अप्रोच आपकी एफबीआर के अंदर है, यही अप्रोच आपने देखा कि हमने फूड मिनिस्ट्री में भी देख ली, बाकी जगहों पे भी यही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तैयारी होती नहीं है, दावे हमारे बड़े बड़े। और आपने रूस का तस्करा किया, हमने 1-2 हफ्ते पहले भी किया था, जो पाकिस्तान और रूस का इंटर गवर्नमेंटल जो ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग हुई थी, बड़ा हैवी एजेंडा था, हमने डिस्कस किया था। तो मुझे कुछ सिफारती जराए से पता चला कि उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। तो एजेंडे पर तो बड़ा जबरदस्त हर कुछ था, लेकिन जो रूस के हुकाम हैं वो कोई इतने सेटिस्फाइड नहीं थे। जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसका कोई वे आउट निकाला जाए। तो वो उनका ख्याल है कि पाकिस्तानी बस ज़बानी वो बातें करते हैं। फिर दूसरा, हर दफा वो जो रशियन शाहिदा हमारे से पूछती है, एक प्रोजेक्ट 2015 से लटका हुआ है, वो पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, उस पर भी कोई पेशरफ नहीं है। तो जो रूस के हुकाम हैं उनका भी यही ख्याल है कि बातें पाकिस्तान के हुकाम बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन इन रियलिटी को रोड मैप एक्चुअल जो प्लान है वो शायद उसकी कमी है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे